हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 इसमें हम लेंगे साइंस और मैथ, ये पार्ट नंबर 5 है। इसमें पहला सवाल है, यदि किसी हरे पौधे को CO2 रहित वातावरण में पर्याप्त प्रकाश में रखा जाए, यानी कि वहाँ हरे पौधे को रखा जाए जहाँ CO2 ना हो, तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, जल का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दो समान प्रतिरोधों को समांतर जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। अब देखिए समांतर क्रम जो है क्या होता है। अब देखिए समांतर क्रम में ये होता है 1/r बराबर हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2। ये होता है समांतर क्रम में। अब देखिए R1 को भी R मान लेते हैं, R2 को भी R मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं R डैश। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 1/r बराबर हो जाएगा 1/r प्लस के 1/r। अब यहाँ से R क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब इसका R का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ऊपर क्या है, ऊपर है 1 + 1, तो यहाँ कितना है 1/r का डैश है, बराबर लगा देंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/r और यहाँ आ जाएगा 1/r डैश। अब देखिए हमें r की वैल्यू निकालनी है, r डैश की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए r डैश की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये r तो ऊपर पहुँच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा r/2। यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया r/2। तो r/2 जो है विकल्प नंबर डी में है, तो विकल्प नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा r/2। अब यहाँ सवाल है, मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वसनी, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, वायुकोश। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी विलयन का pH बराबर 3 हो तो वह होगा। अब देखिए यहाँ pH मान की बात करते हैं। pH मान जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, वो चलता है 14 तक। बीच में जो pH मान होता है 7। अगर 7 pH मान होगा तो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। pH मान 7 है तो विलयन उदासीन हो जाएगा, और pH मान जो है 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। अगर pH मान 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा, विलयन हो जाएगा क्षारीय। इनके pH मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय हो जाएगा। pH मान जो है 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय हो जाएगा। pH मान 7 है तो विलयन उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ pH मान 3 है तो 3 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। अब देखिए अम्लीय है, अब इसमें उदासीन, क्षारीय, दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय। देखिए 2 विकल्प दे रखे हैं अम्लीय के, तो एक है दुर्बल अम्लीय, एक है प्रबल अम्लीय। अब देखिए जितना pH मान कम होता है उतना ही क्या होता है, प्रबल होता है। जितना pH मान कम होता है उतना ही क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। तो pH मान कितना है, अब pH मान जो है 3 है, यानी कि जो pH मान कितना है, pH मान 2 है वो 3 है, जो कि बहुत कम है। जितना pH मान कम होता है इतना ही क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है, कि प्रबल अम्लीय हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा प्रबल अम्लीय। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, तरंगदैर्ध्य में वृद्धि, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का बदलना। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का बदलना। सवाल नंबर 6, निम्न में से कौन सा परिवर्तन केवल मेयोसिस के दौरान होता है? DNA प्रतिकृति, कोशिका वृद्धि, केंद्रक विभाजन, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण। यहाँ सवाल है, किसी चालक पर विभवांतर दोगुना कर दिया जाए और तापमान स्थिर रहे तो धारा होगी। अब देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला होता है V बराबर IR, ये होगा फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, विभवांतर तो दोगुना करना है, धारा का मान हमें निकालना है। यानी कि जो विभवांतर हो जाएगा वो अनुपाती हो जाएगा किसके, धारा के। यदि विभवांतर को अगर दोगुना कर दिया जाए
तो धारा भी कितनी हो जाएगी, धारा भी जो हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, विभवांतर को दुगना करेंगे तो धारा भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो विकल्प नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा, दोगुनी। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइमों के बारे में सही है। एंजाइम अभिक्रिया में समाप्त हो जाते हैं, एंजाइम केवल पौधों में पाए जाते हैं, एंजाइम केवल उच्च ताप पर कार्य करते हैं, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं और अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं और अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं। अब देखिए यहाँ सवाल है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, किसी उत्तल लेंस की क्षमता +4D है, डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी। अब देखिए फोकस दूरी निकालनी है और आंसर दे रखी है मीटर में। तो फोकस दूरी निकालनी है तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर होता है 1/f, ये हम निकालते हैं मीटर में। तो f का मान हमें निकालना है तो 1/p हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। अब p का मान कितना है, 4 है, तो 1 को जो है भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 1 को, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, लगा देंगे 0, 4 पंजे 20, तो यहाँ कितना आ गया, यह आ गया 0.25। यानी कि जो p का मान निकल के आया है वो निकल के आया है 0.25 मीटर, क्योंकि मीटर में निकला है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर। अब यहाँ सवाल है, किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर उपलब्ध होती है। तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक। तो सर्वाधिक जो ऊर्जा होती है वो उत्पादक में होती है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। सवाल नंबर 11, किसी पौधे को अंधेरे में कई दिनों तक रखने पर उसकी पत्तियों में स्टार्च की मात्रा क्यों घट जाती है। क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, जल का अवशोषण बंद हो जाता है, CO2 का अवशोषण बढ़ जाता है, संचित स्टार्च श्वसन में उपयोग हो जाता है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, संचित स्टार्च श्वसन में उपयोग हो जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर सामान्यतः क्यों बढ़ता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, चालक का द्रव्यमान बढ़ जाता है, विभवांतर कम हो जाता है, आयनों के कंपन बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाधित होता है। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, आयनों के कंपन बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाधित होता है। अभी सवाल नंबर 13, रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से रक्षा करता है। RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सफेद रक्त कणिका यानी कि WBC। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा WBC। सवाल नंबर 14, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। अब देखिए वाहनों में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं। अब देखिए पीछे दृश्य देखने के लिए करते हैं, क्यों करते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ये सीधा छोटा तथा विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बना देता है। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यह सीधा छोटा तथा विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब देता है। तो वाहन होते हैं उनमें जो है आगे जो है शीशा लगा होता है, उसमें जो दर्पण प्रयोग होता है वो होता है उत्तल दर्पण, ताकि पीछे का जो है दूर तक का जो है दिखाई दे जाए, और छोटा है और सीधा दिखाई दे, सीधा है। यानी जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है, छोटी बनती है, विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब देता है, मतलब दूर तक का जो है इमेज बनती है। तो विकल्प नंबर डी हाँ जो है सही हो जाएगा। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। उसका रंग बनाए रखने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए, कठोर बनाने के लिए, वायु एवं नमी से अभिक्रिया को रोकने के लिए। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, वायु एवं नमी से अभिक्रिया रोकने के लिए। मानव में मूत्र का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। मूत्राशय में, मूत्रवाहिनी में, विरक्त श्रेणी में, नेफ्रॉन में। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन।
सवाल नंबर 17, किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो केवल स्थिर रहेगी, केवल गति करेगी, वृत्तीय गति करेगी, स्थिर रह सकती है या समान वेग से चल सकती है। तो विकल्प नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। स्थिर रह सकती है या समान वेग से चल सकती है। मानव में आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कौन है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र। देखिए राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम में जो है प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन जो है संश्लेषित होता है राइबोसोम में। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। इस विकल्प का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। किसी विजन का pH 11 है तो वह होगा, देखिए pH की बात चल रही थी, pH जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। अगर pH मान 7 है तो उदासीन होगा, और pH मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। जितना pH मान कम होगा उतना ही अधिक अम्लीय होगा, जितना pH मान कम होगा उतना ही अधिक अम्लीय होगा। जैसे यहाँ pH मान 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर सवाल ये आ जाए निम्न में से कौन सा अधिक अम्लीय है, तो ये 0 वाला जो है अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि जितना pH मान कम होगा उतना ही क्या होता है, अम्लीय होता है। अब यहाँ क्षार की बात कर लें तो जितना pH मान अधिक होता है उतना ही अधिक क्षारीय होता है। जैसे अगर क्षार की बात करें तो यहाँ 11 है, यहाँ 14 है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है। इसमें से सर्वाधिक क्षारीय कौन सा होगा? तो जिसका pH मान जितना अधिक होगा इतने अधिक क्षारीय होता है। तो यहाँ जो है डी, यहाँ जो है 14 वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सवाल की हम बात करते हैं तो विजन का pH 11 है। अगर pH 11 प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा। देखिए pH मान 11 तो अम्ल तो होगा नहीं, उदासीन भी नहीं होगा, क्योंकि उदासीन कब होता है? उदासीन किस स्थिति में होता है? जब pH मान 7 होता है उदासीन होता है। तो ये हो जाएगा क्षारीय, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये सवाल नंबर 19 है, किसी विलयन का pH 11 है तो वह होगा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, उदासीन, क्षारीय। pH 11 है तो वो जो है क्षारीय होगा, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सवाल नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरावर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन, केरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। सवाल नंबर 22, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस नियम से व्यक्त किया जाता है? न्यूटन का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, जूल का नियम। तो यहाँ हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जूल का नियम। सवाल नंबर 23, रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किसके साथ संयुक्त होकर परिवहन होता है? प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, हीमोग्लोबिन। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कब होता है? वस्तु F और O के बीच हो, वस्तु O पर हो, फोकस पर हो, वस्तु फोकस दूरी से बाहर हो। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु फोकस दूरी से बाहर हो।
निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण है? ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। पौधों में जल का परिवहन मुख्य भूमिका किस बल की होती है? देखिए, जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। तो विकल्प नंबर देखिए यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। अब देखिए, भोजन का परिवहन अगर आता है, भोजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, भोजन का परिवहन के द्वारा। लेकिन यहाँ बात चल रही है बल, तो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है? न्यूट्रॉनों का प्रवाह, प्रोटॉनों का प्रवाह, परमाणु का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। डीएनए का द्विकुंडलित डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? देखिए, मेंडल ने जो प्रयोग किए वो मटर के पौधे पर किए। डार्विन ने बताया है नेचुरल सिलेक्शन की जो बात की है वो डार्विन साहब ने की है। और लेमार्क साहब ने जो बात की है वो की है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, वाटसन एवं क्रिक। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस पर लागू होता है? केवल यांत्रिक ऊर्जा, केवल विद्युत ऊर्जा, केवल ऊष्मा ऊर्जा, ऊर्जा के सभी रूपों पर। तो यह हो जाएगा विकल्प नंबर डी, आंसर हो जाएगा ऊर्जा के सभी रूपों पर। सवाल नंबर 23, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है उपभोक्ता से उत्पादक की ओर, अपघटक से उत्पादक की ओर, दोनों दिशाओं में उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो उत्पादक से होता है उपभोक्ताओं की ओर। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ साइंस की पेडागोजी थी। ये जो हमने 30 क्वेश्चन कराए हैं ये हमने साइंस के कराए हैं। देखिए, यहाँ जो 30 क्वेश्चन हमने लिए हैं वो साइंस के लिए हैं। अब जो 30 क्वेश्चन लेंगे हम मैथ के लेंगे। हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें एक सीरीज़ तो हम ये वाली कराते हैं जो ये कराई है, और एक सीरीज़ हम कराते हैं पेडागोजी की। अब देखिए, यहाँ हमने साइंस के क्वेश्चन कर दिए हैं। अब हम जो है मैथ के 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला सवाल है, कक्षा 8 का एक छात्र कहता है कि शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? उत्तर गलत है, सही उत्तर बता दें, छात्र को दंड दे, केवल एलसीएम का नियम लिखवा दें, छात्र से तर्क को समझ कर समान हर एलसीएम की अवधारणा चर्चा करें। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दूसरा सवाल है मैथ का, यदि कि संख्या का 20% बराबर 48 है तो उस संख्या का 35% कितना होगा? देखिए, संख्या हमने x मान ली है, x का कितना है 20% है, तो बटे में आ जाएगा 100 बराबर आ जाएगा 48। कितना है 48 है, तो 20 पंजे 100। अब देखिए, यहाँ 48 की जो गुणा हो जाएगी वो 5 से हो जाएगी। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, तो ये आ गया 240। अब आगे सवाल का है तो उस संख्या का 35% कितना होगा? अब ये 240 जो निकल के आया है x का मान, इसका अब हमें निकालना है 35%। तो यहाँ हम लिखेंगे 240, यहाँ लिखेंगे हम 240, गुणा करेंगे 35 से, बटे में आ जाएगा 100। अब देखिए, यहाँ इस 0 से 0 काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, इसे काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ गुणा करेंगे
12 की ओर 7 की, तो 12 की ओर 7 की जब गुणा करेंगे तो 12 सत्ते कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक घन का प्रत्येक किनारा 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन लगभग कितना बढ़ेगा। अब देखिए इस सवाल को हम इससे ही करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इस मेथड से ही हल करेंगे। यहाँ कितना है 20 प्लस 20 प्लस हो जाएगा 20 गुणा 20 बटे में लिखेंगे 100। इन 2 0 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20 और 20 40 और 2 दूनी 4, कितना हो गया 44। अब देखिए यहाँ आया है 44%, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ 20% बढ़ा दिया जाए। अब 44 के साथ में क्या लेंगे, 20% लेंगे, तो यहाँ आगे उसका हल करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 44 प्लस 20 प्लस लगाएंगे, लिखेंगे 44 गुणा 20 बटे में लिखेंगे 100। लेकिन यहाँ 100 है, अब इसे काटेंगे 20 पंजे 100, तो यहाँ 100 काटा है, 20 से नीचे 5 आ गया। अब इस 5 से इसे काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और लगा देंगे पॉइंट, कितना बचा 4, लगा देंगे 0, तो यहाँ जाएगा 5 अट्ठे 40, तो यह आ गया 8.8। यहाँ आ गया 44 प्लस 20 प्लस आ जाएगा 8.8। अब इसको जोड़ेंगे 20 और 44 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 और 2 6, यह आ गया 64। अब यहाँ कितना आ गया 8.8, तो 8 तो यहाँ जाएगा 8 और 4 12 का 2 6 और 1 7, तो कितना आ गया 72.8% आ जाएगा। तो 72.8% जो है विकल्प नंबर डी में है, तो विकल्प नंबर डी इसका जो है आंसर हो जाएगा। किसी समांतर चतुर्भुज के विकल्प एक दूसरे को कैसे काटते हैं। समकोण पर बराबर नहीं काटते हैं, केवल आयत में बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकल्प नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए यहाँ सवाल है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा कौन सा संभव है। अब देखिए तीसरी भुजा हम बताएंगे कौन सी संभव है। तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16, और 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। यानी कि जो इसका जो मान होगा, जो तीसरी भुजा का जो मान होगा वो 16 से तो कम होगा और 2 से अधिक होगा। अब इसमें जो है एक विकल्प है विकल्प नंबर डी, जिसमें 2 से तो अधिक मान दे रखा है और 16 से कम मान दे रखा है। बाकी ए जो ऑप्शन में 2 है कि 2 से कम होगा, बी में 16 है, सी में 18 है, तो डी में 10 है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जोड़ेंगे तो इन दो संख्याओं जोड़ने पर 16 आता है, मान 16 से कम होगा, घटाएंगे तो 2 आता है, तो 2 से अधिक होगा। अब इनके बीच में एक ही संख्या है 10 सेंटीमीटर है, तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किसी संख्या को 0.25 से गुणा करना किसके बराबर है। अब देखिए किसके बराबर होगा, 2 से भाग देना, 3 से भाग देना, 5 से भाग देना, 4 से भाग देना। अब देखिए मान लो चलो हमने एक संख्या से गुणा कर दी किसकी 0.25 की, तो कितना आएगा 0.25 आ गया। अब 0.25 जो है किसके बराबर होगा इन विकल्प में से। अब देखिए एक को हम भाग देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 0.5। अब आंसर में हमें लाना क्या है, हमें लाना है 0.25। तो ए विकल्प तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से हम भाग देंगे तो 0.5 आ रहा है, तो विकल्प नंबर ए तो होगा नहीं, ये तो कट गया। अब 3 से भाग करते हैं तो यह हो जाएगा 3 3 9, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना आ रहा है, पॉइंट के बाद पॉइंट 3 आ रहा है, तो दूसरा भी नहीं होगा। अगर हम 5 से देखें तो यहाँ पॉइंट लगा दें, यहाँ बढ़ा देंगे 0 5 2 10 है, कितना है 0.2, तो तीसरा भी नहीं होगा। चौथे विकल्प को चेक करते हैं, 4 से भाग देके देखें एक को, कितना आ जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, यहाँ बढ़ाएंगे 0 4 दूनी 8, 2 से 4 पंजे 20, कितना आ गया 0.24 आ गया। यहाँ कितना 0.24 था, तो 4 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए त्रिज्या को कितना करेंगे, दोगुना करेंगे। जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए त्रिज्या को कितना कर दें, दोगुना कर दें। अब त्रिज्या को जब दोगुना करेंगे तो क्या होगा भाई, क्षेत्रफल तो ये है। अब त्रिज्या को हम दोगुना कर दें तो क्या हो जाएगा, आर का मान देखिए यहाँ पे आर है। अब आर को हम क्या लिखें, 2r लिख दें, दोगुना कर दें तो यहाँ लिख देंगे 2r का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, पाई गुणा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। अब कितना हो गया, पहले कितना था, ये था, अब कितना हो गया, इसमें 4 से गुणा हो गई तो कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, ए बी सी डी। देखिए डी जो है क्या है, परिमेय संख्या है 0.125। अब यहाँ सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई समान रहे, मतलब जो चौड़ाई थी चौड़ाई वही रहे तो उसका क्षेत्रफल होगा। 10% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, समान रहेगा, 25% बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा। विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, सबसे बड़ा कोण होगा। अब देखिए इसको मान लेते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x, इसका मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 3 2 5 और 4 9, 9x बराबर कितना हो गया, 180 हो जाएगा। 9 दूनी 18, तो कितना आ गया x का मान, यह आता है 20। x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या यहाँ 4 है तो 20 की गुणा करेंगे 4 से, 20 चौक 80 आ जाएगा। तो 80 डिग्री विकल्प नंबर डी में है, तो विकल्प नंबर डी इसका जो है आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। अब यहाँ सवाल है, किसी बेलन की त्रिज्या समान रखते हुए उसकी ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो आयतन होगा। अब देखिए जो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, त्रिज्या तो आर ही है, मतलब त्रिज्या तो समान है, लेकिन ऊंचाई दोगुनी कर दें। यानी कि ये पहला जो आयतन है ना वो ये है, ठीक है। मैं दूसरा आयतन निकालना, यानी कि आर का मान तो वही है, यानी कि एच का मान अगर हम h1 पे h ले लें। अब देखिए h का मान h1 पे कितना ले लिया, h ले लिया, ठीक है। तो h2 पे कितना हो जाएगा, ऊंचाई दुगनी हो जाएगी तो 2h हो जाएगा। यानी कि यहाँ V2 का मान अगर हम निकालें, आयतन निकालें, कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना था, केवल h था, अब कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2h। तो दुगना ही तो होगा, 2 से ही तो गुणा हुई है। अब दुगना हो तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, दोगुना। यदि दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो अंत्यकोण होंगे। पूरक, संपूरक, असमान, बराबर। देखिए समांतर रेखा है, रेखा जो है काट देती है तो अंत्यकोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा बराबर। किसी संख्या का 125% बराबर 250 है तो संख्या होगी। अब देखिए संख्या क्या है, इसको x मान लेते हैं। ये कितना है, 125% है, बटे में 100 आ जाएगा, कितना है, बराबर 250 है। काट लेंगे, 125 ही कम 25 ही कम 25, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब इसे काट लेंगे, 5 पंजे 25, कितना हो गया 50, 50 गुणा 4 कितना आ जाएगा 200। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 200। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा। अब किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितना होगा। अब देखिए आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा उसका 8 गुना। तो विकल्प नंबर डी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, 8 गुना। किसी वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। देखिए व्यास कितना होता है, ये 2r होता है, कितना है 28 से 2 से भाग दे दो
कितना आ जाएगा, 2 कम 2 चौका 8, आर का मान कितना आ गया 14, तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। आर का मान निकल के ये आ गया 14। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? 0.25 3/8 255 √3। √3 क्या है? अपरिमेय होगी, तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 20 है, यदि किसी आयतन का परिमाप 60 सेंटीमीटर तथा लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई होगी। अब देखिए आयत का जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ तो क्या लिखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे परिमाप, यहाँ तो लिखेंगे परिमाप, जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा 2l + के b। ठीक है, ये लंबाई प्लस चौड़ाई की गुणा 2 से कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। परिमाप कितना है 60 है, ठीक है, 2 हमें लिखना है, लंबाई कितनी है 20 है, चौड़ाई हमें निकालनी है, तो इसे काटेंगे 2 × 6 कितना आ गया 30। अब 30 आ गया 20 इधर तक माइनस में हो जाएगा, कितना बचा 20, यहाँ कितना बचा 30 में 20 गया 10, कितना आ गया 10, तो विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा का कौन सा मान संभव है? देखिए तीसरी भुजा का मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ देते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि इसका जो मान होगा ना तीसरी भुजा का 19 से तो कम होगा, वो 3 से अधिक होगा, तो 19 से कम और 3 से अधिक, तो विकल्प नंबर डी है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई मान 19 से तो कम होगा और 3 से अधिक हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है विकल्प नंबर डी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी संख्या को 0.125 से गुणा करना किसके बराबर है? अब देखिए किसके बराबर हो जाएगा, हमें लाना है 0.125, यानी कि 1 को भाग देंगे, अगर 4 से हम भाग दें तो 0.4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20 ही आ गया, तो विकल्प नंबर ए तो इसका आंसर है नहीं। आप 6 को देंगे भाग करके तो लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 6 कम 6, लाना कितना है 6 कम 6, कितना बचा 4, कितना होगा 40, 6 छंग 36, तो 6 आ गया, ये भी नहीं होगा, विकल्प नंबर बी भी नहीं होगा। अब सी को देखें तो 1/7 है, 7 ही कम 7, कितना बचा लगा दिया हाँ पॉइंट, 7 ही कम 7 कितना बचा 3, 7 चौक 28, कितना आ रहा है 2, तो ये भी नहीं है, तो विकल्प नंबर सी भी नहीं है। बचा 1, डी से भाग देना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। करके दिखाते हैं इसको भी आंसर कैसे आया। और 1 को भाग दे दो 8 को, 8 से पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा, 8 ही कम 8, 2 बचा, कितना होगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 और 45, कितना आ गया 0.125 आ गया, यही तो आ रहा था, तो विकल्प नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 0.125 से 8 से भाग देना। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा होगी। अब देखिए वर्ग का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो क्या होता है, वो होता है भुजा का स्क्वायर। कितना है वर्ग 96, हमें क्या निकालना, भुजा का मान निकालना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 196 के ऊपर रूट चढ़ा देंगे, तो 96 किसका हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा 14 का मान हो जाएगा। ठीक है, 14 की 14 से गुणा करेंगे तो कितना 196 आ जाएगा, तो इसलिए विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो होता है πr²। अब देखिए R1 R2 R2 नहीं मानेंगे, सीधे तौर पर हल कर देंगे इसको। ठीक है, ये है होता है क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या को आधी कर दें कितना होगा, तो भाई कितना हो जाएगा, आधी कर देंगे तो पाई और हो जाएगा r/2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया पाई r²/2 2 4, कितना आ गया 1/4, कितना आ जाएगा i² 4,
तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो कितना आया था हमारा आंसर? ये आया था ए बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 4। कितना हो गया? 1/4 हो गया। अब वैसे फॉर्मूला कितना होता है क्षेत्रफल का वृत्त के? वो ये होता है। तो यहाँ कितना हो गया? 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज के दोनों लंब भुजाएं 8 सेमी और 8 सेमी है, तो कर्ण कितना होगा? अब देखिए कर्ण हमें निकालना है, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण का मान निकल जाएगा। 6 छंग 36 और 8 अट्ठे 64। कितना हो गया? 6 4 10, 3 6 9, 10 कितना आ गया? 100। 100 किसका मान हो जाएगा? 10 का। तो के का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो 15% छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है MP बराबर हो जाएगा SP गुणा 100 बटे में हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। ये फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूले के आधार पर ही हमें सवाल को हल करना है। अब देखिए इसके आधार पर हम नया फॉर्मूला कैसे बना दें? हमें तो SP का मान निकालना है। जब SP का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 नीचे आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है? SP का मान निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? हमें जो है SP का मान निकालना है, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य तो यहीं दे देंगे। अब यहाँ इधर क्या था? MP था। MP कितना है? 800 रुपये है, 800 है। अब कितनी की छूट है? 15% की छूट है। तो 100 में से जो है 50, 100 में से 15 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 85 और बटे में कितना आ जाएगा? 100। इससे इसको काटेंगे, गुणा कर देंगे। 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64 और 4 68। कितना आ गया? 680 रुपये। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 680 रुपये। देखिए सवाल नंबर 27 में हमने यही फॉर्मूला लगाया है, ये वाला ही, इसी फॉर्मूला से हल करा है। यही वाला फॉर्मूला हमने लगाया है, प्लस माइनस प्रतिशत वाला, यही फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर 27 सवाल में। बस ये जो मान निकाला हमने, ये वाला मान निकाला है, तो 100 नीचे आ जाएगा, बाकी इसकी गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी तथा ऊंचाई को आधी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा। अब आयतन निकालना किसका? बेलन का निकालना है। बेलन का फॉर्मूला कितना होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर, HES का आयतन होता है। अब क्या करना? त्रिज्या को दोगुनी कर दो, ऊंचाई को आधी कर दो, तो आयतन फिर कितना हो जाएगा? आयतन तो यहाँ हो जाएगा पाई, आर का मान 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2R स्क्वायर, और H का मान कितना कर दी जाए? आधा कर दिया जाए, तो H बटे 2 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? पाई 2 दूनी 4 R स्क्वायर गुणा H बटा 2। ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो जाएगा? पाई 2 R स्क्वायर, H कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो कितना हुआ? दुगना हुआ। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दुगना। ये गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोगुना। विकल्प नंबर बी 2 गुना इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल है, कक्षा में गणित पढ़ाते समय विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? केवल सूत्र याद कराना, केवल अभ्यास प्रश्न करवाना, केवल उत्तर लिखवाना, समस्या समाधान आधारित गतिविधियां और विद्यार्थियों से अपने तर्क प्रस्तुत करना। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए सवाल जो है ये पूरे हो जाते हैं, जिसमें हमने 30 सवाल साइंस के कराए हैं और 30 ही सवाल हमने मैथ के लिए हैं। और ये जो है पार्ट नंबर 5 है। दोनों ही सीरीज़ चल रही है, साइंस और मैथ की। एक सीरीज़ तो ये है
जो हमने कराई है। एक सीरीज चल रही है पेडागोजी की, साइंस और मैथ की। तो वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से ही आपको जो प्रैक्टिस मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।